चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास, वेलकम टू दी ओरिएंटेशन सेशन ऑफ कैफ 2, दैट इज टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंसेस फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट और अगस्त 2026 अटेम्प्ट। तो मैं आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं आज की इस पहली क्लास के अंदर, आज के इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर, दैट इज कैफ 2 के हवाले से टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंसेस। आज के सेशन के अंदर हम इस सब्जेक्ट का एक डिटेल पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। इस सब्जेक्ट का क्या कोर्स कंटेंट है, इस सब्जेक्ट में क्या पासिंग परसेंटेज है, इस सब्जेक्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल है, इस सब्जेक्ट में आईकेप के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ए टू जी इस सब्जेक्ट के हवाले से जो जो मोडालिटीज़ हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो जो पूरा रोड मैप है, जो जो एक बर्ड्स आई व्यू है, एक सब्जेक्ट का पूरा एक ओवरव्यू है, ये सारी बातें हम इस आज के सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर सेशन के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक पूरी स्टडी जर्नी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम के अंदर, किस तरीके से हम आने वाले 3, 3.5, 4 महीने के अंदर इस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे होंगे, किस तरीके से हमारी क्लासेस हो रही होंगी, किस सीक्वेंस में हमें लेक्चर्स कवर करने होंगे, कौन सी बुक हमें इस्तेमाल करनी होगी, कितने पास पेपर्स हमें कवर करने होंगे। ए टू जी जो भी हमारी स्टडी मेथोडोलॉजी होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट को पास करने के लिए, ये हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के सेशन के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम कोर्स के हवाले से बात करें, या कोर्स के हवाले से पहले, कोर्स पे बात करने से पहले अगर मैं सबसे पहले अपने बारे में बात करूं तो सर, माय नेम इज़ मुर्तज़ा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में मैं जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साथ साथ एक फैकल्टी मेंबर का रोल प्ले करता हूं। और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जो भी टैक्सेशन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल के रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिकली मैं डील कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे ख्याल है कि 2015 से, यानी कि तकरीबन पिछले 10-11 सालों से इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूं। और इन 10-11 सालों में कैफ के और सीए फाइनल के मिला जुला के कोई 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स को मैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुका हूँ। अगर आप आईक्यू के क्या कहते हैं सोशल मीडिया वगैरह से कनेक्टेड है तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कैफ लेवल पे, फाइनल लेवल पे, या इवन स्पेसिफिकली मैं फाइनल लेवल की बात करूँ तो पिछले 4-5 अटैम्प्ट से कंटिन्यूसली हमारे जो है वो टैक्सेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, इवन ऑडिटिंग और एसपीएम वगैरह जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें भी पोजीशन आती रही है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम क्या कहते हैं एक अपनी बड़ाई बताने के लिए या अपनी तारीफ़ करने के लिए आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड हो कि यार आप जिस जगह से या जिस इदारे से एसोसिएटेड हो वहाँ पे आपको इस लेवल की पढ़ाई, वहाँ पे आपको इस लेवल की जो है ना एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर पास में स्टूडेंट्स ने इन्हीं एजुकेशन से या इन्हीं कंटेंट से जो है ना पोजीशंस हासिल किए, गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह हासिल किए। तो अगर मैं स्पेसिफिकली टैक्सेशन की बात करूँ, कैफ 2 का टैक्स हो गया या सीए फाइनल का टैक्स हो गया, तो तकरीबन पिछले 11 सालों से मैं ये जो है ना दोनों टैक्सेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं अपना प्रोफेशनल करियर की बात करूँ तो मैंने अपना प्रोफेशनल करियर भी अपना जो है वो स्पेसिफिकली टैक्सेशन साइड पे ही बनाया है। यानी कि तकरीबन पिछले 10 सालों से मैं टैक्सेशन प्रैक्टिस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। जब मैंने अपनी आर्टिकल्स स्टार्ट की थी फ्रॉम द केपीएमजी पाकिस्तान, तो केपीएमजी पाकिस्तान से आर्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद मैंने तकरीबन 6 साल का अर्सा केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में सर्व किया। और फिर 2020-2021 में मैंने केपीएमजी क्विट करके अपनी टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट की, जहाँ पर ऑब्वियसली मेरी एक पूरी फॉर्म है, जहाँ पर दूसरे पार्टनर्स भी है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को देख रहे होते हैं। मैं स्पेसिफिकली टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देख रहा होता हूँ। तो ये एक छोटी सी जर्नी है मेरी 10-11 सालों की, जिसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टैक्सेशन का टीचिंग एक्सपीरियंस, साथ साथ जो प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, इन्हीं सारे एक्सपीरियंस जितना मैक्सिमम आपके लिए पॉसिबल होगा, चाहे वो बुकिश लेवल पे नॉलेज हो, चाहे वो प्रैक्टिकल इंसाइड हो, चाहे वो मार्केट इंसाइड हो, चाहे किस तरह से प्रैक्टिकली चीज़ें काम करती है, किस तरह से चीज़ें प्रोफेशनली वर्क करती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के और आने वाले सेशन के अंदर आपके साथ वक्त के साथ साथ डिस्कस हो रही होगी। एनीवे, अब मेरे इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम ज़ाया करना तो इतना कोई रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर हो कैफ के पेपर्स की तैयारी के लिए, आप लोग यहाँ पर हो कैफ के सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए। तो अब हम डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ फॉर स्पेसिफिकली कैफ 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंसेस। और उसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा फिर वो कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का होगा। तो उसमें हम कैफ 1 के हवाले से डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा देखिए, आपके पास लास्ट अटैम्प्ट तक कैफ में ग्रुप ए ग्रुप बी का चक्कर हुआ करता था। ग्रुप ए में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप बी में 4 सब्जेक्ट। इस अटैम्प्ट के अंदर आईकेप ने एक अच्छी चीज़ की है कि आईकेप ने ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन ऑल टुगेदर ख़त्म ही कर दी है। अब आपके ऊपर ऐसी कोई तलवार नहीं है, अब आपके ऊपर ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है कि ग्रुप ए के 2 पेपर्स पास होंगे तो ही आप ग्रुप बी के पेपर दे सको। आपकी मर्जी है कि आपने ग्रुप ए ग्रुप बी के कौन से पेपर्स देने हैं।
अच्छा, अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, ओवरऑल कैफ की काउंसलिंग के हवाले से अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल वगैरह होगा तो उसे भी मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। हम आज के सेशन के एंड में 10-15 मिनट इसके लिए रख लेंगे। और हमारा स्पेसिफिकली कमिंग सैटरडे को तो एक सेशन ही गाइडेंस सेशन है जिसमें हम टोटली सब्जेक्ट सिलेक्शन और इन सारी पहलुओं के ऊपर बात कर रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग अगला 1 घंटा हम सिर्फ कैफ 2 पे बात करेंगे। सेशन के एंड में मैं 10-15 मिनट आपके कुछ जनरल क्वेश्चंस वगैरह भी ले लूंगा। और सैटरडे को हमारा स्पेसिफिकली इस हवाले से सेशन ही है, गाइडेंस सेशन ही है, जिसमें हम ओवरऑल कैफ की सब्जेक्ट सिलेक्शन या आगे की जर्नी पे बात कर रहे होंगे। तो अब कैफ लेवल में आपके पास 8 सब्जेक्ट है और आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। लेकिन ऑब्वियसली जब आपको आईकेप चॉइस दे रहा है तो वो चॉइस इस उम्मीद के साथ दे रहा है कि आप एक रैशनल डिसीजन मेकर हो, आप एक लॉजिकल डिसीजन मेकर हो। हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपना पीआरसी क्लियर किया होगा या अभी अपनी पीआरसी की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दी होगी और अब अगस्त 2026 में अपनी कैफ की पहली अटेम्प्ट के लिए अपेयर हो रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में कैफ के कुछ पेपर्स दिए थे, अब वो अपनी कैफ की सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट अगस्त के अंदर दोबारा से दे रहे होंगे। इन एनी केस, चाहे आप कैफ के बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो, चाहे आप कैफ की रिपीटेड अटेम्प्ट दे रहे हो या मतलब ऑलरेडी एक दफ़ा पेपर दे चुके हो, अब दूसरे पेपर्स की तरफ जा रहे हो, आईकेप ने अगर आपको इन 8 सब्जेक्ट्स में से ऑप्शन दिया है कि आपने अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब है कि आईकेप आपके ऊपर रिलाई कर रहा है। आईकेप ये समझ रहा है कि भाई आप एक लॉजिकल, एक रैशनल डिसीजन में करो तो आप कोई एब्सर्ड से डिसीजन ही लोगे। यानी कि ऐसा कुछ नहीं करोगे एकदम से कि आपने कैफ 8 उठा लिया या कैफ 7 उठा लिया या कैफ 6 उठा लिया, बिल्कुल कैफ के स्टार्ट की जर्नी में। आपने चीज़ों को एक लॉजिकल, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेकर चलना है और इस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। एक रफ वैसे बता देता हूँ कि अगर आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट है ना, तो आप 3 या 4 पेपर्स की तरफ जा रहे होंगे। वो 3 या 4 पेपर्स आपके कैफ 1 से लेकर कैफ 4 में से कोई होने चाहिए। अगर आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट है और आप कैफ की पहली अटेम्प्ट में मोस्ट लाइकली दिया तो 3 पेपर्स की तरफ जाओगे या 4 पेपर्स की तरफ जाओगे। 4 से ज़्यादा, अगर कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो रिकमेंडेड है, लेकिन 4 से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आप 3 या 4 सब्जेक्ट जो भी दे रहे हो अपनी आने वाली अटेम्प्ट में, कोशिश कीजिएगा कि वो कैफ 1, 2, 3, 4 में से होने चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एम्फेसाइज नहीं करना कि आपने टैक्स ही देना है, वो आपकी मर्जी। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे हो, आप कैफ 1, कैफ 3, कैफ 4 भी दे सकते हो, लेकिन वो कैफ 1 से लेकर कैफ 4 में से ही कोई 3 या 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एक आइडियल कॉम्बिनेशन में ही समझता हूँ कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन और डीएसआर दे सकते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन और लॉ का सब्जेक्ट दे सकते हो। ज़्यादा बेहतर मैं रिकमेंडेशन ये दूंगा कि अगर आप टैक्सेशन का पेपर दे रहे हो, तो फिर आप डीएसआर का पेपर दें, लॉ का पेपर टैक्स के साथ ना मैनेज करें। रीज़न बीइंग कि टैक्स के इस पेपर के अंदर भी आप लीगल या लॉ का एंगल पढ़ रहे होते हैं और फिर बिजनेस लॉ का एक पेपर आ जाता है, तो 2 लीगल सब्जेक्ट्स हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है, आराम से आप पास कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 पेपर्स की तरफ जा रहे हो तो 3 पेपर्स में से फिर 2 पेपर्स लॉ के पिक करना इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होगा। आपको एक अकाउंटिंग, एक टैक्स लॉ या बिजनेस लॉ और एक डीएसआर के पेपर देना चाहिए। और अगर आप 4 पेपर की तरफ जा रहे हो तो फिर आप कैफ 1 से लेकर कैफ 4 तक अटेम्प्ट कर सकते हो। एनीवे, अगर मैं स्पेसिफिकली कैफ 2 की बात करूँ, तो कैफ 2 का सब्जेक्ट कैफ के 8 सब्जेक्ट्स में से कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट है। कैफ 2 का सब्जेक्ट कैफ के 8 पर्चों में से कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ ना कि कैफ 2 बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले कंपैरेटिवली आसान सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स सिर्फ इस वर्ड को पिक करते हैं कि सर ने कह दिया इजी पेपर है, और फिर जब वो पढ़ने लगते हैं, जब वो प्रिपरेशन करने लगते हैं, जब वो एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, तो कहते हैं यार सर ने तो कहा था कि आसान सब्जेक्ट है, तो इतना मुश्किल लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिवली आसान सब्जेक्ट है। क्या मतलब सर कंपैरेटिवली आसान सब्जेक्ट है? बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले आसान है। अगर आइसोलेशन में कैफ 2 को देखोगे, जो आज से पहले आप पीआरसी में पढ़कर आए हो या पीआरसी से पहले अपने ए लेवल से इंटरमीडिएट के एग्जाम में पढ़कर आए हो, तो उसको कंपैरिजन में तो मुश्किल है ही। आज से पहले जो हमने पीआरसी की प्रिपरेशन की, आज से पहले जो हमने इंटर की पेपर दिए, आज से पहले जो हमने ए लेवल्स की पेपर दिए, उसके कंपैरिजन में अगर कैफ 2 को देखोगे तो ये मुश्किल लगेगा। लेकिन जब तुम कैफ 2 को कैफ 1 से, कैफ 3 से, कैफ 4 से या ऑडिट वगैरह से कंपेयर करोगे तो तुम्हें ये कंपैरेटिवली आसान सब्जेक्ट लग रहा होगा। इसके 2 रीज़न या 2 एविडेंसेस हैं। पहला रीज़न ये है कि अगर आप इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज देखें, ये मैंने पिछली कोई 8-10 अटैम्प्ट के पासिंग परसेंटेजेस आपके सामने प्रेजेंट किए। ऑटम 2025 में 35%,
स्प्रिंग 25 में 34%, 33%, 35%, 43%। ये पिछली 8 से 10 अटेम्प्ट का अगर आप एवरेज देखेंगे ना, तो 8 से 10 अटेम्प्ट का जो एवरेज पासिंग परसेंटेज है ना, वो तकरीबन 36% के करीब बढ़ रहा है, जो कि कैफ के बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर पासिंग परसेंटेज। ऑल्दो कि 100% में से सिर्फ 36% बच्चा ऑन एन एवरेज पास हो रहा है, बाकी तकरीबन 64% पेपर जो है वो बच्चों का पेपर जो है वो फ्लंक हो रहा है, लेकिन स्टिल ये 36% का एवरेज पासिंग परसेंटेज बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इसी के कंपैरिजन में अगर आप ऑडिट का पासिंग परसेंटेज देखें, इसी के कंपैरिजन में अगर आप FAR 1 का पासिंग परसेंटेज देखें, तो वो 36% से कम नज़र आ रहा होगा। तो कैफ 2 का पासिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इसकी एक जेन्युइन रीज़न, इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि ये जो कैफ 2 का सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल उनका एक कॉम्बो है। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्वालिटेटिव साथ साथ क्वांटिटेटिव टेस्टिंग हो रही होगी। सर क्या मतलब, समझे नहीं आपकी बात? देखें, FAR 1 कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक टोटली क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तकरीबन 80-90% पेपर आपका नंबर क्रंचिंग का होगा, आपका अकाउंटिंग एंट्रीज का होगा, आपका कैलकुलेशन बेस्ड होगा। DSR या लॉ की बात करूँ तो ये तकरीबन 100% या भी 90-95% पेपर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी, जहाँ पर आपको थ्योरी को मेमोराइज करना होगा, जहाँ पर आपको चीज़ों को क्वालिटेटिवली प्रेजेंट करना होगा। लेकिन कैफ 2 के सब्जेक्ट के जब मैं एग्जाम पैटर्न पे आऊँगा, पेपर डिस्कशन पे आऊँगा, कंपोजिशन ऑफ पेपर पे आऊँगा कि यार ये पेपर टेस्ट किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तकरीबन 50 से 60 मार्क्स आपके कंप्यूटेशनल यानी कि न्यूमेरिकल टेस्ट किए जा रहे होंगे, और तकरीबन 40 से 50 मार्क्स आपके थ्योरेटिकली या केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड सवालों में टेस्ट किए जा रहे होंगे। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको पेपर का कंपोजिशन बता रहा हूँ, उस कंपोजिशन से प्रूव कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली ईजी सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 50-60% पेपर आपका न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिवली टेस्ट हो रहा होगा, और 40 से 50 मार्क का पेपर आपका थ्योरेटिकली क्वालिटेटिवली टेस्ट हो रहा होगा। अब हमारे पास जनरली 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक कहता है सर मेरी कंप्यूटेशनल, मेरी कैलकुलेशन स्किल्स कमाल की है, लेकिन मेरी अंग्रेज़ी बहुत फारिक है, मुझे ना चीज़ें याद होती है ना मुझे चीज़ें खुद से लिखी जाती है। तो अगर आपकी कंप्यूटेशनल एरिया के ऊपर अच्छी कमांड है, थ्योरी वीक है, अंग्रेज़ी वीक है, तो आप कंप्यूटेशनल एरिया को स्ट्रॉन्ग करके वहाँ से पासिंग मार्क्स या वहाँ से एज हासिल कर सकते हो। और एक साइड पे हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर कैलकुलेशन वगैरह में हम थोड़ा उलझ जाते हैं, लेकिन चीज़ों को रट्टा लगाने में हमें कोई मसला नहीं होता, हमने इंटर में वैसे ही बहुत रट्टा लगाया है, हमें चीज़ों को ड्राफ्ट करने में मसला नहीं होता, हम तो A लेवल के बच्चे हैं तो हम तो अंग्रेजी लिख सकते हैं। तो फिर वो क्वालिटेटिव साइड से अपने आप को एज हासिल कर सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स पिक कर सकते हैं। तो चूंकि ये पेपर आपका एक कॉम्बिनेशन है थ्योरी और नंबर्स का, तो यहाँ पे अगर आप एक भी साइड पे स्ट्रांग हो तो वहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स और दूसरी साइड की रीजनेबल प्रैक्टिस करके बासानी पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अब आते हैं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कितने लर्निंग आवर्स होंगे, यानी हमें कितना टाइम इस सब्जेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना होगा कि हमें सब्जेक्ट की रीजनेबल सफिशिएंट तैयारी कर लें कि हम आने वाले अटेम्प्ट के अंदर इस सब्जेक्ट को पास कर लें। देखिए, जब आप इस सब्जेक्ट का प्योर कोर्स कंटेंट देखेंगे ना, तो सब्जेक्ट का प्योर कोर्स कंटेंट तकरीबन 85 आवर्स का है, तकरीबन 80 to 85 आवर्स के अंदर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीटली प्रिपेयर हो सकता है। लेकिन ये 80 to 85 आवर्स सिर्फ टीचिंग कंटेंट के हैं, सिर्फ लेक्चर्स का कंटेंट है, इसमें आपका रिवीजन, इसमें आपकी सेल्फ प्रैक्टिस अभी शामिल नहीं है। 80 to 85 आवर्स का सिर्फ लेक्चर्स है जिसमें आपको कोर्स कंप्लीटली डिवाइड किया जाएगा। ऑब्वियसली अगर हमें साथ साथ रिवीजन भी करना है, ऑब्वियसली अगर हमें साथ साथ चीज़ों को सेल्फ स्टडी भी करना है, ऑब्वियसली हमें पास पेपर्स की प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है, तो उसके लिए हमें एडिशनल टाइम डेजिग्नेट करना होगा। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट का लेक्चर कंटेंट पूछेंगे तो लेक्चर कंटेंट तकरीबन 80 से 85 मार्क का है। चाहे आपकी ये कैफ की पहली अटैम्प्ट है, चाहे कैफ की दूसरी अटैम्प्ट है, चाहे कैफ की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है, इन एनी केस कैफ लेवल पे, फाइनल लेवल पे, PRC लेवल पे, हर लेवल पे मैं स्टूडेंट्स को पिछले 10 सालों से हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि यार आपने अपनी प्रिपरेशन इस तरह से लेकर चलनी है, आपने अपनी तैयारी इस तरह से मैनेज करनी है कि कम अज़ कम पेपर से 1 महीने पहले आपका कोर्स एंड हो जाए। कम अज़ कम पेपर से 1 महीने पहले आपका कोर्स एंड हो जाए। 1 महीना इज़ मोर देन इनफ कि आप पेपर से 1 महीने पहले अगर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो 1 महीने में आप मजीद 5 पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्कशॉप और रिवीजन सेशंस वगैरह अटेंड कर सकते हो, और अपना एक सेल्फ रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो। तो हमारा भी टारगेट ये होगा कि एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कम अज़ कम हमें पेपर से
एक महीने पहले जो है ना इस सब्जेक्ट की तैयारी कवर करनी है। अगर 1.5 महीने पहले कवर कर लेते, 2 महीने पहले कवर कर लेते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि यार हम पेपर से एटलीस्ट 1 महीने पहले इस सब्जेक्ट की या किसी भी कैफ के सब्जेक्ट की तैयारी मुकम्मल कर लें। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये क्रिएट होता है कि आपको पता है कि आपकी एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगी। ऑटम अटेम्प्ट में या अगस्त अटेम्प्ट में आपके पेपर किस दिन से स्टार्ट होंगे? आप लोगों को मालूम है ये बात? जिस अटेम्प्ट की हम तैयारी करने के लिए बैठे हैं उसका पेपर कब से शुरू होगा, कब से? सर कुछ लोगों ने डेट बताई है, कुछ लोगों ने यस कहा है, कुछ लोगों ने कहा है नो, कुछ लोगों ने गलत डेट बताई है। देखें, इस अटेम्प्ट में आईकेएफ ने स्पेसिफिकली चेंज किया है कि अब से जो आपके कैफ के एग्जाम्स होंगे वो फरवरी और अगस्त के मंथ में होंगे। वो फरवरी और अगस्त के मंथ में होंगे, यानी कि स्प्रिंग की अटेम्प्ट फरवरी के महीने में, ऑटम की अटेम्प्ट अगस्त के महीने में होगी। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट तक कैफ के एग्जाम्स फरवरी और सितंबर में नहीं हुआ, फरवरी और अगस्त में नहीं हुआ करते थे, वो मार्च के फर्स्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ करते थे। यानी जो लास्ट अटेम्प्ट गुजरी और लास्ट अटेम्प्ट से पिछली जो 10 सालों से अटेम्प्ट चल रही है उसमें कैफ के स्प्रिंग के पेपर्स मार्च के फर्स्ट वीक में हुआ करते थे और कैफ के ऑटम के पेपर सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ करते थे। इस अटेम्प्ट में आईकेएफ ने स्पेसिफिकली चेंज किया कि अब आपके कैफ के पेपर्स जो है वो मार्च और सितंबर में नहीं होंगे बल्कि फरवरी और अगस्त में हुआ करेंगे। और अगस्त में जो ये अटेम्प्ट होगी उसकी भी आईकेएफ ने डेट बता दी है कि आपके एग्जाम्स 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब जो भी टाइम टेबल होगा कैफ 1 2 3 4 5 6 7 8 का, वो अकॉर्डिंगली 17 अगस्त 2026 से आपके पेपर्स स्टार्ट हो रहे होंगे। जिस वक्त हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं अभी हम मार्च के एंड पे खड़े हुए हैं, तो हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के तकरीबन आधा महीना, तो हमारे पास तकरीबन 4.5 महीने अवेलेबल है। अभी हम मार्च के एंड पे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। होपफुली अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की 17 तारीख को अगर तुम्हारा पेपर है तो तकरीबन आपके पास 4.5 महीने अवेलेबल है। अगर आपके पास 4.5 महीने अवेलेबल है और हमारी प्लानिंग के हिसाब से अगर हमें एटलीस्ट पेपर से 1 महीने पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो इसका मतलब है कि हमने जुलाई के मिड तक ये कोर्स कंप्लीट करना है, तो जाकर जुलाई के मिड से लेकर अगस्त के मिड तक आपके पास सेल्फ 30 डेज रिवीजन के लिए इनफ टाइम अवेलेबल होगा। अब हम चीज़ों को कैसे लेकर चलें? देखिए, सेशन के एंड में मैं आपके साथ एक स्मार्ट प्लान शेयर करूंगा कि आपको हर हफ्ते कितना पढ़ना है, हर हफ्ते कौन सा चैप्टर कवर करना है, किस सीक्वेंस में कवर करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितना याद करना है, कितना लेक्चर्स को पढ़ना है। मैं आपके साथ पूरा एक डिटेल स्टडी प्लानर शेयर करूंगा। लेकिन अगर मैं एक मोटी मोटी बात करूँ ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ चाहे कैफ 2 का सब्जेक्ट हो या कोई भी कैफ का सब्जेक्ट हो, आपको अगले दिन से डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट को कम से कम 2.5 से 3 घंटे पढ़ना है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कैफ में महारत हासिल करनी है, चाहे वो कैफ 1 हो, कैफ 2 या कैफ का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इतना टारगेट रख लो कि यार मुझे दिन में कम से कम एक सब्जेक्ट को 2.5 से 3 घंटे देने हैं और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग लेके चलो। अगर तुम टारगेट कर रहे हो कि तुम अगली अटेम्प्ट के अंदर 3 पेपर्स दोगे तो 3 × 3 तुम्हें दिन में कम से कम 8-9 घंटे पढ़ना होगा। अगर तुम ये टारगेट कर रहे हो कि तुम्हें अगली अटेम्प्ट में 4 पेपर्स देने तो 3 × 4 तकरीबन तुम्हें दिन में 11 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, हर सब्जेक्ट को तुम्हें डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे देने हैं अगले 4-4.5 महीने तक। तो बासारी तुम उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे, अच्छे से उस सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर पाओगे। अब लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मैं आने वाली अटेम्प्ट में कैफ 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल और कंप्लायंसेस का पेपर दे रहा हूँ और मैंने अपने आप से वादा कर लिया, अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मैं फुल डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे कैफ 2 को 2.5 से 3 घंटे दूंगा। तो मैं उस 2.5 से 3 घंटे में क्या करूंगा, मैं उस 2.5 से 3 घंटे में किस तरह से चीज़ों को लेकर चलूंगा, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करूंगा। देखिए, आप अपना एक सब्जेक्ट का जो स्टडी टाइम है ना वो 3 हिस्सों में इक्वली तोड़ दें। अच्छा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी नज़र से गुजर रहे लेकिन अभी मैं उनको रीड नहीं कर रहा। फर्स्ट मुझे जो बातें कम्युनिकेट करनी है वो मैं आपसे सेशन में कम्युनिकेट कर दूं और फिर सेशन के एंड में मैं आपके सवालों को भी रीड कर रहा हूँ, सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ। तो पहले हम अपनी बात कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवाल भी रीड करूँगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर हम अगली वाली अटेम्प्ट के लिए कैफ 2 को प्लान कर रहे हैं, हमने ये अपने आप से प्रॉमिस कर लिया, ये वादा कर लिया कि हम डेली बेसिस पे कैफ 2 को 2.5 से 3 घंटे दे रहे होंगे, तो अब इस 2.5 से 3 घंटों में हमने क्या करना है?
सर आपने इन 2.5 से 3 घंटों की स्टडीज को 3 हिस्सों में ब्रेक कर देना। नंबर 1 रिवीजन ऑन डेली बेसिस, नंबर 2 कवरेज ऑफ न्यू लेक्चर, एंड नंबर 3 सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट अपने आप से प्रॉमिस करता है, एक अहद करता है कि भाई मैं आज से कैफ 2 पढ़ना स्टार्ट करूंगा और मुझे डेली एनी हाउ 3 घंटे इस सब्जेक्ट को देने। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि इन 3 घंटों में से 1/3 टाइम यानी कि शुरू का 1 घंटा वो पहले पुरानी चीज़ों को रिवाइज करें। डेली बेसिस पे रिवीजन जरूरी है, डेली बेसिस पे रिवीजन जरूरी है। यहाँ पे मैट्रिक की तरह, इंटर की तरह, या शायद पीआरसी में भी आपने ऐसा किया हो कि पहले हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते फिर आखिर के 1 महीने रिवाइज करेंगे। इस तरह से बातें नहीं चलेंगी। ये जो अब आप चीज़ें सीए में पढ़ने लगे हो, टैक्स का सब्जेक्ट हो गया, लॉ का सब्जेक्ट हो गया, डीएसआर का सब्जेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आज से पहले आपने अभी इंटर में या अपने A-levels में नहीं पढ़ी थी। ये बिल्कुल आप पहली बार अपनी ज़िंदगी में पढ़ोगे। तो एक दफ़ा पढ़ के बिल्कुल एग्जाम से पहले रिवाइज करने अगर बैठोगे तो चीज़ों को ऐसा भूलोगे एज इफ कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो डेली बेसिस पे रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आज जो पढ़ा वो अगले दिन रिवाइज होगा, शुरू के 2 दिन जो पढ़ोगे वो तीसरे दिन रिवाइज होगा, शुरू के 3 दिन जो पढ़ोगे वो चौथे दिन रिवाइज होगा। यानी डेली नया पढ़ने से पहले हमने कल का, पिछले 1 हफ्ते का, पिछले 1 महीने का डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। याद रहे तुम्हारे रिवीजन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तुम्हारी रिटेंशन, तुम्हारी मेमोराइजेशन उतनी ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। मैं क्या बात कर रहा हूं कि आपने डेली बेसिस पे चीज़ों को रिवाइज करना है। पहला दिन है, दूसरे दिन कल का रिवाइज करो, तीसरे दिन 2 दिनों का रिवाइज करो, चौथे दिन 3 दिनों का रिवाइज करो, 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते का रिवाइज करो, 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते का रिवाइज करो। यानी डेली बेसिस पे आपका रिवीजन चलेगा। शुरू का 1 घंटा आपको कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। शुरू का 1 घंटा आपने सिर्फ पिछली चीज़ों को डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम डेली बेसिस पे 1 आवर का लेक्चर कवर करेंगे। हम डेली बेसिस पे 1 आवर का लेक्चर कवर कर रहे होंगे। यानी कि आपने पहला 1 घंटा रिवीजन किया, उसके बाद 1 घंटा आप नया लेक्चर कवर करोगे। और 1 घंटा सरमत क्यों मुझे बार बार मेरे सिस्टम का कंट्रोल हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं? कोई मतलब लॉजिक बनती है कि मैं आपको अपने सिस्टम का एक्सेस दूंगा? मैं आपको किक करूं इससे पहले आप ये रिक्वेस्ट ना भेजें। जी, तो 3 घंटों में से हमने शुरू का 1 घंटा चीज़ों को रिवाइज किया, फिर अगले 1 घंटे हमने नए लेक्चर्स कवर किए, और फिर 1 घंटे हम सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसमें जो चीज़ हमने लेक्चर्स के अंदर कवर की उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं को रिटेन कर रहे होंगे, उन्हीं की सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे होंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस तरीके से अगले 3.5-4 महीने गुजार लिए ना, आपका ये सब्जेक्ट फेल होने से कोई, मतलब आपका सब्जेक्ट ये पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली 100% कन्फर्मेशन के साथ इस सब्जेक्ट को अगस्त अटेम्प्ट में पास कर जाओगे। लेकिन उस वक्त जब आप ईमानदारी से इस चीज़ को फॉलो करोगे, हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हो, हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे हो, कभी पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ रहे, कभी 1.5 घंटा पढ़ लिया, कभी 2 घंटे पढ़ लिया, कभी 3 घंटे में से 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे इस सब्जेक्ट को 2.5 से 3 घंटे देना है। 1/3 टाइम रिवाइज करें, 1/3 टाइम नया लेक्चर कवर करें, 1/3 टाइम सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करें। इस तरह से अगर आप इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो बाय द मिड ऑफ जुलाई आपका 100% कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। आखिर के 1 महीने में आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज कर सके, मजीद प्रैक्टिस, मजीद वर्कशॉप, मजीद रिविजन सेशंस वगैरह अटेंड कर सके। एनीवे, इस सब्जेक्ट के पासिंग परसेंटेजेस के हवाले से तो मैंने बात कर ली कि हमारे पास ये पिछली 8-10 अटैम्प्ट का पासिंग परसेंटेज आ रहा है, और अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ पिछली 10-12 अटैम्प्ट का, तो तकरीबन 36-37% इस सब्जेक्ट का एवरेज पासिंग परसेंटेज है। अच्छा, पेपर की कंपोजिशन पे बात करना है। अच्छा, पेपर का कंपोजिशन मैंने अगस्त 2025 के अटैम्प्ट तक यहाँ पर प्रेजेंट किया है। पिछली अगस्त 2025 से लेकर पिछली 8 अटैम्प्ट का पेपर कंपोजिशन आपके सामने यहाँ प्रेजेंट किया है। और जो बिल्कुल रिसेंट पेपर हुआ था, स्प्रिंग 2026 की अटैम्प्ट का, उसका कंपोजिशन मैंने यहाँ रखा है, उसे मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। पहले हम स्प्रिंग 2025 से पहले की बात करते हैं। देखिए, स्प्रिंग 2025 से पहले आपके कैफ 2 के एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज नहीं आ रहे होते थे। आपके कैफ 2 के एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज नहीं आ रहे होते थे। तो पूरा 100 मार्क का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, जिसमें आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना होता था। ये मैंने अगस्त 2025 से लेकर पिछली 8 अटैम्प्ट का कंपोजिशन बनाया है कि कितना परसेंट पेपर कंप्यूटेशनल था,
कितना परसेंट पेपर थ्योरेटिकल था और कितना परसेंट पेपर सिनेरियो बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड था। देखिए, कंप्यूटेशनल पेपर का मतलब है कि इतना परसेंट पेपर आपको न्यूमेरिकली अटेम्प्ट करना था, आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी थी। थ्योरेटिकल का मतलब है कि इतना पेपर प्योर थ्योरी का था, प्योर रट्टे का था, प्योर आपकी मेमोरी की टेस्टिंग थी। सिनेरियो बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होना, यानी कि आपने एक टैक्स का कानून या कोई लीगल प्रोविजन पढ़ा, अब आपको वो कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको वो एक सिनेरियो दे देगा और उस सिनेरियो में आपसे कहेगा कि आप बताओ एज अ टैक्स एडवाइजर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप इसको क्या एडवाइस करोगे, या एज अ टैक्स कंसल्टेंट इसमें क्या टैक्स ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपको थ्योरी एज इट इज कॉपी नहीं करनी होती, वहाँ पर जो आपने थ्योरी में कॉन्सेप्ट समझे होते हैं उससे अप्लाई करना होता है, उसे एप्लीकेशन उसे गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर मैं अगस्त अटैम्प्ट से लेकर पिछली 8 अटैम्प्ट की पेपर कंपोजिशन को देखूँ तो हर अटैम्प्ट में कम से कम 50% या मैक्सिमम साइड पे जाएं तो 79% पेपर देखें आपका कंप्यूटेशनल टेस्ट होता है। कम से कम 50% तो देखिए पेपर आपका कंप्यूटेशनल टेस्ट हुआ ही है। एक अटैम्प्ट में 80% पेपर कंप्यूटेशनल आ गया, किसी अटैम्प्ट में 58, किसी अटैम्प्ट में 60%, किसी अटैम्प्ट में 61%। तो 50-60% आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पेपर कंप्यूटेशनल होगा। फिर किसी अटैम्प्ट में 30%, किसी अटैम्प्ट में 14, किसी अटैम्प्ट में 12, किसी अटैम्प्ट में 17, इतना परसेंट आपका थ्योरेटिकली टेस्ट किया जा रहा था और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेजेस है वो आपकी सिनेरियो बेस्ड सवालों में प्रिपेयर कवर करवाई जा मतलब टेस्ट की जा रही होती थी। लेकिन ये तो पुरानी स्कीम के हिसाब से था, ये तो आईकेएप की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 के हिसाब से था। अब हम जो पेपर देंगे वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2025 के हिसाब से देंगे और लास्ट जो हमारे पास स्प्रिंग 2026 की अटेम्प्ट गुजरी है, लास्ट जो हमारे पास स्प्रिंग 2026 की अटेम्प्ट गुजरी है जो अभी रिसेंटली हुई है 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले, वो आईकेएप की न्यू स्कीम के हिसाब से थी। इसमें अगर हम थ्योरी, केस स्टडी, न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज का कंपोजिशन देखें तो वो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी लास्ट अटेम्प्ट में पहली बार कैफ 2 में 10 मार्क के एमसीक्यूज टेस्ट किए गए, 54% पेपर यानी कि 54 मार्क्स न्यूमेरिकली टेस्ट किए गए, केस स्टडी से 28 मार्क्स टेस्ट किए गए और सिर्फ 8 मार्क्स की थ्योरी टेस्ट की गई और सिर्फ 8 मार्क्स की थ्योरी टेस्ट की गई। यानी कैफ 2 में जनरली हमारा एक्सपीरियंस ये रहता है कि बच्चा जो है ना प्रिपरेशन के दौरान या एग्जाम के एंड में कहता है कि सर मुझसे तो टेक्स्ट की थ्योरी याद नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, मुझसे तो टेक्स्ट की थ्योरी रट्टा नहीं लग रही, मुझे तो थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं, न्यूमेरिकल बड़े अच्छे आते हैं लेकिन मुझे थ्योरी याद नहीं होती। तो अगर आप थ्योरी याद नहीं भी होती ना तो भी आप इन एरिया से बासानी 90 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 54 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, 10 मार्क के एमसीक्यूज है, 28 मार्क की केस स्टडी है, तो आपका तकरीबन 92 मार्क्स ये बन गया। और अगेन ये एग्जैक्ट 92 अगली अटेम्प्ट में नहीं आएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार 80 to 90 मार्क का पेपर हमारा इस एरिया से आ रहा होगा। 10-12 मार्क की थ्योरी टेस्ट हो सकती है। तो अगर न्यूमेरिक थ्योरी आपकी वीक भी है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कंप्यूटेशनल पे अच्छी ग्रिप है, आप इस सब्जेक्ट में बासानी 85-90 मार्क का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। और जब मैं इस सब्जेक्ट का कंपोजिशन डिस्कस करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार कैफ 2 का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसकी ईमानदारी से सिर्फ क्लासेस ले लो और क्लासेस में जो चीज़ें कवर करवाई है उसी की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, खुद से कुछ याद ना भी करो तो भी आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप 85 मार्क का पेपर कम से कम अटेम्प्ट करो और टैक्स के पेपर में 85 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके 50 मार्क्स सिक्योर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने खुद जब कैफ 2 का पेपर दिया था एज अ स्टूडेंट, मैंने 75 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया था और पास हो गया था। तो अगर आप सिर्फ कैफ 2 की क्लासेस ले लेते हो और उन क्लासेस में कवर करवाई गई चीज़ों को सिर्फ रिवाइज और प्रैक्टिस कर लेते हो, एक एडिशनल सवाल, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट, एक एडिशनल चीज़ भी खुद से याद नहीं करते तो क्लासेस में ही आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप 85 मार्क का पेपर कम से कम अटेम्प्ट करोगे और 85 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके 50 मार्क्स सिक्योर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। नहीं सर मुझे तो कैफ 2 में मेरिट सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे तो टैक्स का पेपर जो है वो 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। येस, हम डेफिनेटली टारगेट 100 मार्क्स को ही करेंगे, हम थ्योरी को जाने नहीं देंगे, हम केस स्टडी पे हल्का हाथ नहीं रखेंगे, हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम थ्योरी को भी देख के जाएंगे, 100 मार्क के टारगेट रखेंगे। मैं सिर्फ मिनिमम साइड पर बता रहा हूँ कि अगर तुम सिर्फ क्लासेस भी ईमानदारी से अटेम्प्ट कर लेते हो और उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर लेते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं करते, तो भी तुम 80 से 85 मार्क का पेपर कम से कम अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होंगे और उस 80 से 85 मार्क में तुम 50 मार्क्स बआसानी हासिल कर सकते हो। एनीवे, हमारे पास आईकेप की तरफ से हर अटेम्प्ट के बाद
3 डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं हर अटेम्प्ट के हवाले से। एक तो जो भी एग्ज़ाम गुजरता है ICAP उसका क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहा होता है। फिर जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद उसी क्वेश्चन पेपर का सजेस्टेड आंसर भी आ रहा होता है, और हर अटेम्प्ट के बाद ICAP एक एग्जामिनर कमेंट पब्लिश कर रहा होता है। ICAP एक एग्जामिनर कमेंट पब्लिश कर रहा होता है। देखो, एज ए स्टूडेंट जब मैंने अपनी CA जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने आप लोगों की तरह मतलब PRC तो नहीं दिया। हमारे टाइम पे PRC की जगह मॉड्यूल A हुआ करता था। मॉड्यूल A में आसान से पेपर हुआ करते थे जिस तरह आपके PRC में थे। तो मॉड्यूल A फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। मतलब मैं भी पहली बार इंटर बैकग्राउंड है मेरा, मतलब मैंने कोई A लेवल नहीं किया। वो अंग्रेजी वगैरह मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं पुल के इस पार से हूँ, अंग्रेजी वगैरह मुझसे भी नहीं बोली जाती थी, अंग्रेजी वगैरह मुझसे भी नहीं लिखी जाती थी। रट्टा मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी। तो मॉड्यूल B में आया तो मेरे पास लॉ का सब्जेक्ट हुआ करता था, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हुआ करता था, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हुआ करता था। मॉड्यूल C में आया तो फिर टैक्सेशन था, BCBS का एक पेपर हुआ करता था, FAR 2 हुआ करता था। लेकिन CA की जर्नी में मॉड्यूल A क्लियर हुआ, मॉड्यूल B क्लियर हुआ, मॉड्यूल C क्लियर हुआ, मॉड्यूल D क्लियर हुआ। अल्लाह ताला ने सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करवाना शुरू कर दिए, और सोने पे सुहागा कुछ पेपर्स में मेरिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल वगैरह भी आ गए। लेकिन अपने कैफ कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी CA की जर्नी को बाकी स्टूडेंट से, या जो भी मेरे दोस्त हुआ करते थे, जो भी मेरी कुलीग हुआ करते थे, मैं उनसे कंपेयर करता था कि यार मैंने ऐसा क्या खास काम कर दिया। मैं कोई बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई 18 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट था। मैं भी नॉर्मल 8-10 घंटे पढ़ लेता था, प्रॉपर अपने दोस्तों को भी टाइम देता था, प्रॉपर जिम को भी टाइम देता था, प्रॉपर फैमिली को भी टाइम देता था। 8-10 घंटे ऑन एंड एवरेज शायद अपनी पढ़ाई को देता था। लेकिन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में कैफ कंप्लीट हो गया। बाकी मेरे जो दोस्त थे, बाकी जो मेरे साथ बैठने वाले हैं, उनकी कैफ के अंदर अटैम्प्ट्स लग रही हैं, उनके पेपर फ्लंक हो रहे हैं। तो आई रियलाइज कि एक डॉक्यूमेंट जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया ना अपनी प्रिपरेशन में, अपने एग्ज़ाम फोकस तैयारी में, वो ICAP के एग्जामिनर कमेंट्स थे। मेरे बाकी क्लास के स्टूडेंट्स, मेरे बाकी कोलीग्स, मेरे दोस्तों को एग्जामिनर कमेंट्स के बारे में मालूम ही नहीं होता था, या मालूम भी होता था तो वो इसको यूज़ ही नहीं करते थे। देखो, हर अटैम्प्ट के पेपर के बाद ICAP उस अटैम्प्ट का, उस सब्जेक्ट का एक एग्जामिनर कमेंट पब्लिश करता है, जिसमें ICAP ये बताता है कि यार ये जो लास्ट अटैम्प्ट गुजरी, ये कैसी गुजरी, बच्चों ने कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बच्चों ने कहाँ बुरा परफॉर्मेंस दिया, क्या गलतियाँ थी, क्या एरर्स थे, क्या चीज़ें थी जो कि अवॉइड की जा सकती थी। एग्जामिनर कमेंट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इतना यूजफुल डॉक्यूमेंट है कि आपको इससे पता चलता है कि यार आपसे पहले जिन लोगों ने ये पेपर्स दिए थे ना, उन्होंने क्या गलतियाँ की थी। और समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, ना कि खुद उसी गलती को रिपीट करके अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद करे। तो अब सब ने एग्जामिनर कमेंट्स को देखना है, लाजमी रीड करना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जिन दोस्तों ने पास में पेपर्स दिए थे, जिन बच्चों ने पिछले अटैम्प्ट में या पिछले से पिछले अटैम्प्ट में पेपर्स वगैरह दिए थे, वो जनरली क्या गलतियाँ करते थे। तो जनरली वो जो गलतियाँ करते थे, हमें उसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हमने उनकी एरर्स को रिपीट नहीं करना, हमने उनकी गलतियों से सीखना है और अपने पेपर्स को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर करना है। तो वैसे तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसमें मैंने पिछली 8-10 अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं 2-3 अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स आपके सामने क्विकली रीड करता हूँ, ये जज करने के लिए कि यार पिछले अटैम्प्ट में या पिछली 2-3 अटैम्प्ट के अंदर बच्चे जनरली क्या गलती करते थे। देखो, कहता है द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन शोड अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट कंपेयर टू स्प्रिंग 25, जब रिजल्ट 34% था। इस अटैम्प्ट में कितना है, पिछले अटैम्प्ट में 34 था, इस अटैम्प्ट में 35% है, तो 1% की इंप्रूवमेंट है। with several key weaknesses persisting across most questions. Performance in question 1 remain unsatisfactory। अब हमें question 1 पता ही नहीं है तो अभी इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। Indicating that income tax computation continues to be the weak area. Income tax computation continues to be the weak area. अब देखो, ये तो ना मैं समझता हूँ कि यार ICAP के एग्जामिनर के साथ ज्यादती है। जब हमें पता है कि 50 से 60 मार्क का पेपर कंप्यूटेशनल आएगा, जब एग्जामिनर कमेंट में लिखा है कि बच्चों का कंप्यूटेशनल एरिया वीक होता है, उसके बाद भी अगर हम कंप्यूटेशन को स्ट्रॉन्ग ना करके जाएं, उसके बाद भी हम कंप्यूटेशन की अच्छी सी तैयारी ना करके जाए, तो फिर ये तो ज्यादती है ना ICAP के एग्जामिनर के साथ। जब तुम्हें पता है कि पेपर का 50 से 60 मार्क पेपर कंप्यूटेशनल आएगा, जब वो अपने एग्जामिनर कमेंट में लिख रहा है कि यार तुम्हारा कंप्यूटेशनल एरिया वीक है, और फिर भी हम इस एरिया को वीक छोड़कर जाएं या इस एरिया को अच्छे से करके ना जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम पास होना डिजर्व नहीं करते। कहता है frequent errors in basic adjustments, classification and text treatment reflected inadequate practice and weak command of core computational skills। कह रहे जब मैंने आपकी कॉपीज को चेक किया तो जो आपने बेसिक एडजस्टमेंट्स में एरर किए हैं, जो आपने टेक्स्ट ट्रीटमेंट्स में एरर किए, इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं थी, आपकी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आपकी
कंप्यूटेशनल एरियाज के ऊपर वीक कमांड थी, आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करके तैयार होकर नहीं आए थे. अनदर कॉमन इशू वॉज excessively long and irrelevant answers. excessively long and irrelevant answers. Again, ये हमारा बीकॉम का या इंटर का पेपर नहीं है जहाँ पे एग्जामिनर आपकी कॉपी को तोल कर आपको मार्क्स देगा कि हाँ यार ये 50 ग्राम की कॉपी है, इसको 50 दे दो, ये 70 ग्राम की कॉपी है, इसको 70 दे दो. ये इंटर का एग्जाम नहीं है. यहाँ पे लंबे लंबे आंसर, शशकेबाजी, इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता. जितना ज़्यादा पेपर में लिखोगे उतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करोगे. टू दी पॉइंट रहना है. सवाल की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली रीड करना है कि एग्जामिनर ने मांगा क्या है. एग्जामिनर एप्पल मांग रहा है, आप उसको तरबूज देकर आ रहे हैं, तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कि यार तरबूज तो बड़ा होता है तो मैं तरबूज दे देता हूँ. नहीं, जो एग्जामिनर ने मांगा है वो आपको पेपर में लिख कर आना है. टू दी पॉइंट लिखें, ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है. फिर कहता है where many failed to address specific requirements and included unnecessary explanation or references, demonstrating poor time management and a lack of focus. Demonstrating poor time management and a lack of focus. सर क्या मतलब? देखें, although आपने 1 से लेकर 10th तक फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए होंगे, फाइनल एग्जाम्स दिए होंगे, मंथली मॉक्स वगैरह दिए होंगे. अगर आप कैम्ब्रिज बैकग्राउंड के तो आपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स में भी इसी तरह की जर्नी दी होगी. यानी कि आपने अब तक अपनी जो भी 12-14 साल की पढ़ाई है उसमें कोई 100-150 दफ़ा एग्जाम्स दिए हैं. स्टिल सी में आने के बाद डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे. सी में आने के बाद स्पेसिफिकली कैफ में आने के बाद डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि अभी जो आपने पीआरसी का पेपर दिया ना वो एमसीक्यूज पेपर्स था. वो एमसीक्यूज पेपर था जहाँ पे आपके पास हर एमसीक्यू के साथ 4 ऑप्शन हुआ करते थे, आपको एक ऑप्शन पिक करना होता था, दैट्स इट. लेकिन कैफ में 100 मार्क के पेपर में 100 मार्क के एमसीक्यूज नहीं आएंगे, मैक्सिमम 10 मार्क के एमसीक्यूज आ जाएंगे. बाकी 90 मार्क का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसपे आपको हाथ चलाना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा, जिसमें आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होगी, जिसमें आपको थ्योरी लिखनी होगी, जिसमें आपको सिनेरियो बेस्ड सवालों का जवाब देना होगा. तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम का एक एक मिनट बहुत ही ज़्यादा कीमती है. किस तरह से हम 3 घंटे, 3.25 घंटे को पेपर को मैनेज करें कि हम मैक्सिमम 85 मार्क, 90 मार्क या 100 मार्क का पेपर अटैम्प्ट करके आए. क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर आप अटैम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस के पास होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे होंगे. 1-2 अटैम्प्ट और रीड करता है. कहता है स्प्रिंग अटैम्प्ट में भी स्लाइट इंप्रूवमेंट आई एज कम्पेयर टू ऑटम 24. It was noted that significant number of examinees continue to struggle with the taxation concept. मैं पूरा डिटेल में रीड नहीं कर रहा. This highlights that the need for examinees to strengthen their grips of the fundamental principles. It is also suggested that examinees must read the question carefully. सर कुछ more or less repeated बातें डिस्कस कर रहा है. कह रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके वीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके नहीं आए. आपने इन सवालों के अंदर जो परफॉर्मेंस दी उससे पता चलता है कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वीक है. आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते. क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करने का मतलब, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड ना करने का मतलब है कि अगेन आप इररेलेवेंट, अननेसेसरी जवाब दे रहे होंगे, अपना टाइम, अपने आप को ओवर एक्सपोज कर रहे. एक और अटेम्प्ट देखते हैं. कहता है ऑटम 2024 में परफॉर्मेंस स्लाइटली डिक्लाइन हो गई. स्टूडेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है. इट फेल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस, यानी कि बेसिक्स ही वीक है. देखिए, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी इमारत की जो मजबूती है ना वो उसकी फाउंडेशन है. आपने जनरली देखा होगा कि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जब कोई प्रॉपर्टी बनती है ना, फॉर एग्जांपल 20 मालों की बिल्डिंग बन रही है और बिल्डर ने टारगेट रखा है कि मैं 20 मालों की बिल्डिंग 2 साल में पूरी करूँगा. तो उस 2 साल में अगर 20 माले की बिल्डिंग बनानी है ना, तो शायद 2 साल में से 6 महीने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे काम होता है या 6 महीने सिर्फ फाउंडेशन पे काम होता है, और फिर 1.5 साल में या 1 साल में 20 माले खड़े हो जाते हैं. क्योंकि फाउंडेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, फाउंडेशन जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, बिल्डिंग उतनी क्विकली, उतनी अच्छी, उतनी स्ट्रांगली बन रही होगी. सेम इज़ द केस विद योर सब्जेक्ट्स. चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो ऑडिटिंग हो. जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन होगा उतना स्ट्रांग आपकी प्रिपरेशन होगी, उतना स्ट्रांग आपकी सीए की जर्नी होगी, सिर्फ कैफ लेवल पे नहीं, सीए फाइनल लेवल पे. और उतना ही अच्छा आपका फर्म का एक्सपीरियंस होगा, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा. देखो, बड़ा ही क्रोनोलॉजिकल है. पीआरसी वॉज जस्ट अ वार्म अप. पीआरसी आपका एक वार्म अप था.
पीआरसी में आपसे ये चेक किया जा रहा था कि आप सीए करने के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं। जिस तरह से तुम आईबीएलएम्स में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो ना, इसी तरह से समझ लो कि पीआरसी आपके सीए का एक एप्टीट्यूड टेस्ट था। उसका नाम भी क्या है, पीआरसी, प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट या पता नहीं ऐसा कुछ, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंस। प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंस, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि सीए करने के लिए जो मिनिमम कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है कि आपके पास वो है। इफ यस, अब आप सीए में एंटर होते हो और आपका सीए स्टार्ट होता है कैफ से। अब कैफ में और सीए फाइनल में जब तुम सब्जेक्ट्स देखोगे तो मोर और लेस सेम ही सब्जेक्ट्स हैं। लाइक तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पढ़ते हो, फिर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ते हो, फिर सीए फाइनल पे एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हो। कैफ लेवल पे बेसिक ऑडिटिंग पढ़ते हो, सीए फाइनल लेवल पे एडवांस ऑडिटिंग पढ़ते हो। कैफ लेवल पे बेसिक टैक्सेशन पढ़ते हो, सीए फाइनल में एडवांस टैक्सेशन पढ़ते हो। कैफ लेवल पे बेसिक लॉ पढ़ते हो, सीए फाइनल में एडवांस लॉ पढ़ते हो। तो सीए फाइनल में एक आधे सब्जेक्ट को छोड़कर आपके कोई नए सब्जेक्ट नहीं है। वही सब्जेक्ट जो आप कैफ लेवल पे पढ़ रहे हो उन्हीं का एडवांस वर्जन आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। तो इसका मतलब है कि दिस इज योर बेसिक्स। जितनी अच्छी आपकी बेसिक्स होगी, कैफ की जर्नी भी उतनी कन्वीनियंट होगी, सीए फाइनल की जर्नी भी उतनी कन्वीनियंट होगी, और प्रैक्टिकली प्रोफेशनली आप उतने अच्छे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पा रहे होंगे। अगर आपकी बेसिक्स ही नहीं है, आप स्टडीज़ में भी स्ट्रगल करोगे, एग्जाम्स में भी स्ट्रगल करोगे, और फर्म में इंडस्ट्री में जाने के बाद प्रैक्टिकली प्रोफेशनल भी कामों में स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो खैर, अब मजीद में एग्जामिनर कमेंट रीड नहीं कर रहा, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वक्त के साथ साथ जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट को रीड भी कर रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले पेपर के कॉम्पोजिशन पे बात कर लेते हैं। देखिए, कैफ 2 में आपके पास 4 मेजर एरियाज हैं जिसमें आपका पेपर स्प्लिट हुआ है। मतलब 4 ग्रेड है, 4 कंपोजिशन है कि यार इन 4 एरिया से पेपर पूछा जाता है। पहला एरिया है ऑब्जेक्टिव सिस्टम इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन एंड एथिक्स। इस एरिया में 3 चैप्टर्स हैं और इनकी वेटेज 5 से 10 मार्क की है। और अगर आप लास्ट अटेम्प्ट में देखें तो इस एरिया से 7 मार्क का पेपर टेस्ट हुआ था। आईकेएफ ने रेंज दी है 5 से 10 मार्क की कि मैं इस एरिया से 5 से 10 मार्क टेस्ट करूंगा, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में 7 मार्क्स टेस्ट हुए थे। इसी तरह जो अगली ग्रेड है, जो कि मेजर है, जो कि डू एंड डाई है, जो कि आपके पेपर का बिग कंपोजिशन है, दैट इज इनकम टैक्स चार्जेबिलिटी। यहां से तकरीबन 50 से 60 मार्क्स एक्सपेक्टेड है और कोई 8-10 चैप्टर है जो कि इस एरिया में पूछे जाते हैं। यहाँ कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ें कवर करेंगे, न्यूमेरिकली भी चीज़ें कवर करेंगे। आईकेएफ ने इस एरिया को, इस ग्रेड को 50 से 60 मार्क की वेटेज दी है। और लास्ट अटेम्प्ट में अगर आप देखें तो इस एरिया से 57 मार्क्स का पेपर आया था। तीसरी ग्रेड है इनकम टैक्स लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। यहाँ पर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, इसकी वेटेज 10 से 15 मार्क रखी गई है। और लास्ट अटेम्प्ट में इस एरिया से आईकेएफ ने 13 मार्क्स पूछे थे। और चौथी ग्रेड है या ग्रेड डी है सेल्स टैक्स लॉज, जिसमें हम अगेन, वैसे तो यहाँ पर 3 चैप्टर्स हैं लेकिन हम चीज़ों को डिफरेंट वे में कवर कर रहे होंगे। इस एरिया की वेटेज तकरीबन 20 से 30 मार्क्स की रखी है और लास्ट अटेम्प्ट में से 23 मार्क का पेपर पूछा गया था। तो मोर और लेस आईकेएफ ने जो ग्रेड बताई है कि मैं कौन से एरिया से कितना टेस्ट करूंगा, आईकेएफ ने लास्ट अटेम्प्ट में उसको फॉलो भी किया है, बहुत ज़्यादा डाइवेट नहीं किया। अगर इस ग्रेड को 5 से 10 मार्क्स दिए थे तो इस ग्रेड से 7 मार्क्स पूछे। इस ग्रेड को 50 से 60 मार्क्स दिए थे तो इससे 57 मार्क्स पूछे। इस ग्रेड को 10 से 15 मार्क्स दिए थे तो इससे 13 मार्क्स पूछे। यानी कि हर ग्रेड को उसने ईमानदारी के साथ फॉलो किया है। अब देखें, इन चारों ग्रेड्स में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये प्योर थ्योरेटिकल है। ये प्योर थ्योरेटिकल है। सर क्या मतलब थ्योरेटिकल है? यहाँ पर ऐसे कोई रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट्स नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसे रॉकेट साइंस कैलकुलेशन नहीं है। प्रोसीजरल नेचर की, थ्योरेटिकल नेचर की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको ज़्यादा अपनी मेमोरी पर रिलाय करना होगा, चीज़ों को रिटेन करना होगा, चीज़ों को याद करना होगा। ये जो इनकम टैक्स का मेजर पोर्शन है ना 50 से 60 मार्क का, ये टोटल है कंप्यूटेशनल, ये टोटल है कॉन्सेप्चुअल। ये 8-10 चैप्टर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स की भी नेक्स्ट लेवल पे कवरेज करवाई जाएगी, आपको केस स्टडीज भी कवर करवाए जाएंगे, आपको कंप्यूटेशनल एरिया भी कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर आपकी सही मानों में टेस्टिंग होती है कि आपने टैक्सेशन को कितना अच्छे से पढ़ा है, टैक्सेशन को कितना अच्छे से समझा है, कितना अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस की है, कितना अच्छे से केस स्टडी और कंप्यूटेशन के सवालों को किया। इसी तरह सेल्स टैक्स की मैं बात करूँ तो सेल्स टैक्स में भी ये चैप्टर थ्योरेटिकल है। इस चैप्टर का थोड़ा सा पोर्शन थ्योरेटिकल है, लेकिन
स्कोप और डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। और सेल्स टैक्स का बेसिकली कंपोजिशन इस तरह से है कि अगर 23 मार्क्स पूछे गए थे ना, तो 17 मार्क का तो न्यूमेरिकल ही था, सिर्फ 3 एमसीक्यूज पूछे गए थे और 3 मार्क की एक केस स्टडी का सवाल था। 23 मार्क्स में से 17 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा था, 3 एमसीक्यूज पूछे थे और 3 केस स्टडी का एक सवाल पूछ लिया था। तो यहाँ पे भी मेजर पोर्शन कॉन्सेप्ट्स वाला होगा, कंप्यूटेशन वाला होगा, केस स्टडी वाला होगा, थोड़ी बहुत थ्योरी की चीज़ें भी याद करनी होगी। सर लास्ट चीज़ देखें, अब सवाल ये कि हमने किस तरह से अपनी जर्नी को लेकर चलना है, कौन सी किताबें इस्तेमाल करनी है, किस तरह से किसके सीक्वेंस में किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया, आपने इस सब्जेक्ट का ब्रीफ ओवरव्यू लिया, ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया, सबसे पहला काम तो ये था। अब ओरिएंटेशन सेशन के बाद आपने स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है। सर ये स्मार्ट स्टडी प्लान क्या है, रुकिएगा। आप लोगों को एक्सेल की स्क्रीन शो हो रही है? जबरदस्त। मैंने आप लोगों के सामने कैफ 2 का ऑटम 2025 अगस्त 2025 का एक स्मार्ट प्लानर ऑन किया है, ओपन किया है, और मैंने 2 स्मार्ट प्लानर ओपन किए हैं। एक 4 महीने में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक 3 महीने में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको किस फ्रीक्वेंसी से किस तरह से लेक्चर्स को कवर करना है। तो को मोटी मोटी कैलकुलेशन है। अगर तुम टारगेट करते हो कि मुझे 4 महीने में अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, अगर मैं टारगेट करता हूँ कि मुझे 4 महीने में तैयारी कंप्लीट करनी है, तो 1 महीने में 4 हफ्ते, यानी कि 4 महीने में 16 हफ्ते। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तकरीबन 85 आवर्स के लेक्चर्स हैं। तो अगर मुझे 16 हफ्ते में 85 आवर्स के लेक्चर्स कवर करने हैं, यानी मुझे एक हफ्ते में 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 4 हफ्ते 16 महीने, सॉरी 4 महीने 16 हफ्ते, 85 आवर्स के लेक्चर्स कवर करने का मतलब है कि तुम्हें हर हफ्ते 5 से 6 घंटों के लेक्चर्स कवर करने हैं। और प्रिंसिपल वही फॉलो करेंगे, डेली 1 घंटा रिवीजन, डेली 1 घंटा लेक्चर, डेली 1 घंटा प्रैक्टिस। तो अगर इस तरह से लेके चलोगे तो मिड ऑफ जुलाई तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 30 मार्च पूरा एक प्लानर बना के दिया है कि किस तरीके से आप 13 मार्च से अगर चीज़ों को लेके चलते हैं तो 19 जुलाई तक आपने हर हफ्ते कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, हर चैप्टर में कितने कितने आवर्स आ रहे हैं, आपका ये 19 जुलाई तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2 हफ्ते बफर के लिए रख दिए। तो अगर आप 19 जुलाई तक कोर्स कंप्लीट करते हो, आपके पास जुलाई के 10 दिन और अगस्त के 15-20 दिन रिवीजन के प्रैक्टिस के होंगे, मजीद रिवीजन मजीद प्रैक्टिस के होंगे। अगर कोई टारगेट ये कर रहा है नहीं सर मैं जुलाई तक कोर्स नहीं लेके जाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं जून के एंड तक कोर्स कंप्लीट कर लूँ, तो फिर वो ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर ले। इसमें हमारे पास 3 हफ्ते हैं, इन 3 हफ्तों में हमारे पास मतलब 3 × 4 12 बनता है, लेकिन अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो 13 हफ्ते बन रहे हैं। 13 हफ्ते में अगर हमें 85 आवर्स कवर करने हैं तो अगेन हमें हर हफ्ते 7 घंटे के लेक्चर्स लेने होंगे, यहाँ पर 5 घंटे के, यहाँ पर 7 घंटे के। और स्टार्टिंग फ्रॉम 30 मार्च आपका 28 जून तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर जुलाई का पूरा महीना, अगस्त के 15-16 दिन आपके पास कंप्लीट रिवीजन के लिए अवेलेबल होंगे। अब सवाल ये शुरू होता है कि सर हम लेक्चर्स को किस सीक्वेंस में लें, स्मार्ट क्लासेस से, लाइव क्लासेस से लें। देखें, सीक्वेंस आपके सामने ये स्टडी प्लानर में आ रही है, सीक्वेंस आपने यही फॉलो करनी है कि इस तरह से इस सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स कवर करने हैं। नहीं सर मैं पहले ये वाली चीज़ कवर कर लूँ, मैं फिर ये वाली चीज़ें कवर कर लूँ, तो ऐसा ना कीजिएगा। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले दिन उसको गोश्त नहीं खिला दिया जाता, पहले वो माँ का दूध पीता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो पानी पीने लगता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो बाहर का दूध पीता है, फिर नॉर्मल ग़िज़ा खाने लग जाता है। अगर हम पहले दिन उसको गोश्त खिला देंगे तो फिर उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ाई भी है। अब कोई डायरेक्टली पहले ये वाला चैप्टर पढ़ ले या ये वाला चैप्टर पढ़ ले, तो फिर वो अपनी देरुशारी कर रहा होगा, बीमार पड़ जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में आपको प्लानर में लेक्चर्स दिए हुए, उसी सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स कवर करने हैं। चाहे आप 4 मंथ का टारगेट लेके चलें, चाहे आप 3 मंथ का टारगेट लेके चलें, सीक्वेंस आपकी सेम रहेगी। अच्छा,
सर लेक्चर्स किस तरह से लेना है? देखिए आपका जो 100% कोर्स है ना, आपका जो 100% कोर्स है ना, वो स्मार्ट क्लासेस की फॉर्मेट में आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। वो स्मार्ट क्लासेस की फॉर्मेट में आपके पास हर जिस तरह से सीक्वेंस प्लानर में दिया हुआ था, इसी सीक्वेंस में आपके पास लेक्चर्स पोर्टल के ऊपर आ रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इस सीक्वेंस में इस प्लानर के हिसाब से लेक्चर्स कवर करते जाएं, और साथ साथ हम पैरेलल यानी कि रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे होंगे। हमारी हफ्ते में 2 से 3 दिन लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी। तो जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होगी उनकी रिकॉर्डिंग्स मैं यहाँ अपलोड कर दिया करूँगा। स्मार्ट क्लासेस में आपके पास 100% कोर्स डे 1 पे अवेलेबल है। आप इसको लेकर चलना चाहते हैं, इसको लेकर चलें। लाइव क्लासेस को फॉलो करते हैं तो लाइव क्लासेस को फॉलो करें। आई वुड रिकमेंड ये अटेम्प्ट बड़ी मुश्किल अटेम्प्ट है। एक तो पेपर 1 महीने पीछे हो गए, सितंबर की जगह अगस्त में हो गए। फिर अभी आगे, अभी ईद तो गुजर गई, आगे बकरा ईद भी आ रही है, फिर मुहर्रम भी आ रही है, मानसून का सीजन भी आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन आने वाले वक्तों में बनेगी, लेकिन अल्लाह करे सब कुछ खैरियत से निपट जाए, पीस टॉक्स वगैरह हो जाए। लेकिन बकरा ईद, मुहर्रम और बारिश की छुट्टियां तो है ही, तो ये सारी चीज़ें और आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा डेफर कर रही होगी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्मार्ट लेक्चर को फॉलो करें, वीकली क्लासेस अटेंड करें। आपके जो भी सवाल वगैरह हो वो आप अपनी वीकली क्लासेस में पूछ लें। इसके अलावा जी, तो सबसे पहले हमने ओरिएंटेशन देखी, उसके बाद हमने स्मार्ट प्लानर को देखा। स्मार्ट प्लानर के बाद हमने लेक्चर्स को दी हुई सीक्वेंस में एज पर दी स्मार्ट प्लान, जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स दिए हुए उस सीक्वेंस में हमने कवर किया। चौथी चीज़ आ जाती है बुक। सर बुक कौन सी इस्तेमाल करनी है? सर आई वुड रिकमेंड कि जिस टीचर से आप क्लास ले रहे हो ना, उस टीचर की बुक इस्तेमाल करो। अगर मुझसे पढ़ रहे हो मेरी किताबें इस्तेमाल होंगी, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो उसकी किताबें इस्तेमाल करो, लेकिन जिस टीचर से पढ़ रहे हो इस टीचर की किताबें इस्तेमाल करना। अगर मुझसे क्लासेस ले रहे हो तो मेरी कैफ 2 की 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। दोनों वॉल्यूम्स कमिंग वीकेंड तक इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आप लोगों को ग्रुप पे इन्फॉर्म भी कर दूंगा। बुक्स की जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं अपनी कैफ 2 की ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, और जो हार्ड कॉपी है वो आप कैंपस से परचेज या ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इन बुक्स में क्या है? सर इन बुक्स में सब कुछ है। अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हो, अब आपको कुछ भी एडिशनल कवर करने की जरूरत नहीं है। इस बुक में कॉन्सेप्ट भी है, इस बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, इस बुक में पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं, इस बुक में समरीज भी हैं। सब कुछ इस बुक के अंदर है। आपको खुद से किसी और किताब में या आईकेएप के स्टडी टेक्स्ट में या किसी और मटेरियल के अंदर सर मारने की जरूरत नहीं होगी। बुक का पीडीएफ भी आपसे वैसे ही शेयर किया जाएगा, और अगर आपको हार्ड कॉपी में परचेस करना चाहो आप हार्ड कॉपी में परचेस कर सकते हो। सर क्या मुझे आईकेएप की स्टडी टेक्स्ट लेने की जरूरत है? सर अभी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो स्टडी टेक्स्ट को भी लो, लेकिन अगर स्टडी टेक्स्ट नहीं भी लेते, आई गारंटी यू कि आपका 100% कोर्स इन वॉल्यूम्स के अंदर कवर्ड होगा। 100% प्रैक्टिस, 100% पास पेपर, सब कुछ इस वॉल्यूम के अंदर दिया हुआ है। तो ये अपनी कंफर्ट के लिए एडिशनल आईकेएप की बुक को इस्तेमाल करना चाहो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इनको भी फॉलो करोगे तो भी मैं गारंटी करता हूँ कि आपका ये पेपर पास हो जाएगा। उसके बाद सर क्यूरीज किस तरह से रिजॉल्व होंगी? हमारी जो प्रिपरेशन के दरमियान सवाल होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, क्यूरीज किस तरह से रिजॉल्व होगी? 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1, जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप उनको लिखते जाएं। जब जब हमारी लाइव क्लास हो तो लाइव क्लास को अटेंड करें, मुझसे सारे सवाल पूछ लें। दूसरा ये, आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आप अपनी क्यूरीज व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। मैं और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं सर असद और सर मुबशिर, वो आपको क्यूरीज का जवाब दे रहे होंगे। तो या तो अपनी क्यूरीज को लिख लें, लाइव क्लासेस के अंदर आकर मुझसे सवाल पूछ लें, या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सवाल पूछ लें, आपको दोनों केसेस में आंसर कर दिया जाएगा। लास्ट चीज़, टेस्टिंग सिस्टम। सर हमारे यहाँ 2 तरह की चीज़ें, मतलब 2 तरह से चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। एक आपका चैप्टर वाइज मॉक होगा, यानी कि हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके अगले हफ्ते में उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। और दूसरा आपका एक मिड टर्म और फाइनल मॉक होगा। देखो, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का मॉक होगा। जब हमारा तकरीबन 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक मिड टर्म मॉक होगा, और जब आपका 100% कोर्स कवर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपका एक फाइनल मॉक हो रहा होगा। वैसे तो करने के लिए बहुत सारी बातें और है, लेकिन चूंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं मजीद इस सेशन को ड्रैग नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही है, आप लोगों के साथ टाइमिंग्स वगैरह शेयर हो जाएंगी या हो चुकी होगी ऑलरेडी। तो मैं मजीद इस सब्जेक्ट के ऊपर कल की क्लास के अंदर बात करूंगा, और फिर हम कल की क्लास में अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे।
तकरीबन 4:15 हमारी FAR1 की ओरिएंटेशन सेशन है, लेकिन अभी हमारे पास 5-6 मिनट है, तो मैं कुछ सवाल आप लोगों के रीड कर लेता हूँ जिनको मैं आंसर कर सकता हूँ। अदरवाइज फिर बाकी चीज़ों को क्या कहता है मैं कल के सेशन के अंदर, या आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे आंसर कर दूंगा।